आज हम बात करेंगे उस बदनाम नाम की जिसने भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद, जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहलाया, जिसने मुंबई की गलियों से लेकर दुबई के महलों तक अपना खौफ फैलाया। नाम दाऊद इब्राहिम, डी ग्रुप का मालिक। एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जड़ें अपराध की दुनिया तक ही नहीं बल्कि राजनीति के बड़े बड़े नेता, फिल्मी जगत और क्रिकेट की दुनिया तक में भी अपने पकड़ बनाए हुए थी। 1980 का दशक था। उस टाइम मुंबई के बादशाह हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे बड़े बड़े लोग थे। इन्हीं बीच 26 दिसंबर 1955 को एक नन्हा बालक मुंबई के पुलिस कांस्टेबल के घर पैदा हुआ। उसका नाम दाऊद कासकर इब्राहिम था, लेकिन किस्मत उसे कानून की नहीं बल्कि अपराध की दुनिया में ले आई। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद दाऊद शुरू से ही तेज तर्रार था। स्कूल के दिनों में ही दाऊद छोटी मोटी चोरी, चेन स्नैकिंग और झगड़ों, मारपीट, दादागिरी में उसका नाम आगे आने लगा। मुंबई के डोंगरी और नागपाड़ा इलाकों में उस समय अंडरवर्ल्ड के गैंग सक्रिय थे। दाऊद ने सबसे पहले हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे पुराने डॉन की दुनिया को करीब से देखा। धीरे धीरे दाऊद ने भी लोकल गुंडों के साथ मिलकर अपना छोटा गैंग बनाया और छोटी मोटी चोरी, तस्करी, वसूली का धंधा शुरू कर दिया। दाऊद के गैंग में काम करने वाले खास लोग दाऊद का बड़ा भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर, छोटा शकील, छोटा राजन, टाइगर मेमन थे। ये लोग दाऊद के काफी करीबी थे। धीरे धीरे इन गैंगों ने मुंबई शहर में लूट मार, स्मगलिंग शुरू कर दिया और यहीं से डी ग्रुप का राज मुंबई में शुरू हो गया। जैसे जैसे मुंबई तेजी से आगे बढ़ रहा था वैसे ही डी ग्रुप का नाम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। स्मगलिंग, हफ्ता वसूली और हवाला नेटवर्क के जरिए पैसों की हेरा फेरी एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाई जाने लगी। इसी के साथ दाऊद ने अपना नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल तक फैला लिया। 1980 से लेकर 1990 तक डी ग्रुप ने सोना से लेकर ड्रग्स तक सभी इलीगल कामों में अपना कदम जमा लिया। दिनों दिन डी ग्रुप के मेंबर बढ़ते जा रहे थे। लगभग 5000 लोग डी ग्रुप के लिए काम करने लगे। हर छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक डी ग्रुप का ही बोलबाला था। लेकिन उसी दौरान उनका टकराव करीम लाला के पठान गैंग से हो जाता है, जो उस समय का सबसे ताकतवर गैंग माना जाता था। दाऊद का डी ग्रुप उस वक्त पठान गैंग के खिलाफ खड़ा हो गया था। इसका मेन कारण था एरिया कंट्रोल और वसूली के इलाके और कुछ पुरानी रंजिशें। करीम लाला का भतीजा सामद खान दाऊद और उसके भाई शब्बीर से काफी नाराज था। सामद खान ने कई बार शब्बीर को धमकियां दी थी। तभी उसी बीच शब्बीर कुछ मीटिंग के सिलसिले में मुंबई के मीनार मस्जिद के इलाके में आया हुआ था। इसकी जानकारी पठान गैंग को लग जाती है। करीम लाला और उसका भतीजा सामद खान इस वक्त का इंतजार काफी समय से कर रहे थे। उन लोगों ने शब्बीर की सुपारी मान्या सुर्वे को दे रखी थी। मान्या सुर्वे एक कुख्यात गुंडा था जो पुणे के यरवाड़ा जेल से भागकर मुंबई आया था। मान्या सुर्वे भी अपना खुद का गैंग बनाना चाहता था और उसको ये बात पता थी कि अगर शब्बीर को मार दिया गया तो दाऊद की ताकत आधी हो जाएगी। और हुआ भी वही जिसका मान्या सुर्वे को इंतजार था। शब्बीर मीटिंग खत्म करके प्रभा देवी के पेट्रोल पंप पे पहुंचकर कार में पेट्रोल डलवा ही रहा था, तब तक मान्या सुर्वे आलमजेब के साथ मिलकर शब्बीर के ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। शब्बीर के जिस्म में इतनी गोलियां दाग देते हैं कि ऑन स्पॉट उसकी मौत प्रभा देवी पेट्रोल पंप पे ही हो जाती है। इस हत्या के बाद दाऊद हिल गया और फिर मुंबई में खून की नदियां बह चली। जगह जगह गैंग वॉर शुरू हो गया। दिन दहाड़े लोगों के ऊपर बीच सड़क पर जहां भी दूसरे गैंग के लोग दिखते वहीं गोलियों की बौछार शुरू हो जाती। दाऊद ने कसम खा रखी थी कि पठान गैंग और मान्या सुर्वे को खत्म कर देगा। 11 जनवरी 1982 को पुलिस को टिप मिलती है कि मान्या सुर्वे वडाला में है। यह टिप पुलिस को दाऊद की तरफ से आती है। पुलिस वडाला के अंबेडकर कॉलेज के चारों तरफ स्टूडेंट्स का ड्रेस पहनकर मान्या सुर्वे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मान्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उतरता है वैसे ही स्टूडेंट्स के भेष में छिपे पुलिस वाले मान्या सुर्वे पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। मान्या सुर्वे के जिस्म पर 7 से 8 गोलियां लगने के बाद वह रोड पे गिर जाता है और हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी मौत हो जाती है। आजाद भारत का यह पहला एनकाउंटर था। पुलिस की हिस्ट्री में फर्स्ट शूट आउट मान्या सुर्वे का ही था। मान्या सुर्वे के एनकाउंटर से दाऊद को थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन दाऊद की कसम अभी पूरी नहीं हुई थी जो उसने अपने भाई के लाश पे खाई थी। अभी पठान गैंग पूरी आज़ादी से घूम रहा था। अब बारी थी आलमजेब और अमीरजादा की। दाऊद को खबर मिलती है कि अमीरजादा किसी केस के सिलसिले में मुंबई की कोर्ट में 6 सितंबर 1983 को आने वाला है। ये केस की सुनवाई किसी और की नहीं थी बल्कि खुद दाऊद के भाई शब्बीर की ही थी। दाऊद ने कसम खा रखी थी कि इसके भाई को मारने वाले को वो जिंदा नहीं रहने देगा। दाऊद ने अपने खास आदमी परदेसी को इसकी सुपारी दे दी। कोर्ट में अपना फैसला सुनाने से पहले ही परदेसी भरी अदालत में बंदूक निकालकर अमीरजादा के ऊपर फायरिंग कर देता है।
मौके पर ही अमीरजादा की मौत हो जाती है। फायरिंग करने के बाद परदेशी कोर्ट रूम से भागने की कोशिश करता है, तब पुलिस वालों की गोली से परदेशी की भी मौत हो जाती है। अब बारी थी आलमजेब की। दाऊद को पता चलता है कि 1985 में आलमजेब गुजरात में है। दाऊद ने पुलिस को टिप दी कि आलमजेब गुजरात की एक बिल्डिंग में छिपा हुआ है। पुलिस उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर आलमजेब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देती है। आलमजेब अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर में गोली लगने के कारण वह खिड़की से नीचे गिर जाता है और आलमजेब की भी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाती है। इन सब कांडों को देखकर करीम लाला की रातों की नींद उड़ गई। अब मुंबई शहर में करीम लाला का दहशत कम होता जा रहा था। दूसरी तरफ अब पुलिस भी काफी एक्टिव हो चुकी थी। 1990 के समय में सुल्तान मिर्जा जैसे बड़े नामचीन डॉन का भी दहशत खत्म सा हो गया था और कुछ बची कुची दहशत करीम लाला की थी, वो भी दाऊद और पुलिस के चलते एकदम से खत्म सी हो गई। लाला अब बूढ़ा भी हो गया था, तो वो मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर एकांत अपने निजी फार्म हाउस पर रहने लगा। इसके बाद 19 फरवरी सन 2002 को करीम लाला की भी मृत्यु हो जाती है। दाऊद को जिन जिन लोगों पर शक था कि अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो दाऊद से भी बड़े बादशाह बन जाएंगे, इसीलिए दाऊद ने एक एक करके उन सभी को मरवा दिया जो लोग दाऊद के अगेंस्ट अपना गैंग चला रहे थे। दाऊद अब मुंबई का ही नहीं, लगभग भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। मुंबई में स्मगलिंग अपनी चरम सीमा पर थी। सोना, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स, वेपन, आर्म, वसूली, लैंड, शराब, गुंडा टैक्स, हवाला, जाली करेंसी, लूटपाट, सुपारी और बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में होने लगे। 1993 के समय में बॉम्ब ब्लास्ट मुंबई में आम बात हो गई थी। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 13 बम ब्लास्ट हुए। इसका मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम और उसका डी ग्रुप। डी ग्रुप ने इस हमले की योजना दुबई और पाकिस्तान से बनाई थी। इसका उद्देश्य था 1922 में हुई बाबरी मस्जिद का विध्वंस और मुंबई में हुई सांप्रदायिक हिंसा का बदला लेना। दाऊद और उसके लेफ्ट हैंड टाइगर मेमन ने मिलकर साजिश तैयार की कि हथियार और आरडीएक्स पाकिस्तान के कराची से समुद्र के रास्ते से मुंबई लाएंगे और कई जगह इनका स्टॉप छिपा कर रखा गया था, जैसे कि अलीबाग और रायगढ़। टाइगर मेमन मुख्य योजनाकार था जिसकी बम लगाने की जिम्मेदारी थी। इसे अंजाम देने वाले मुख्य 6 लोग थे: दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, अबू सलीम, छोटा शकील और याकूब मेनन और टाइगर मेमन। बम लगाने वाले मोहम्मद सलीम कुरैशी, बादशाह खान और कई छोटे छोटे गुंडे थे। दिन था 12 मार्च 1993। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। तभी मुंबई में एक के बाद एक 13 बम ब्लास्ट हुए, जिसे सीरियल बम ब्लास्ट कहा गया। ये धमाके मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, पासपोर्ट ऑफिस, सेंट्रल बैंक, होटल सी रॉक, प्लाजा JW, मैरियट और झावेरी बाजार में हुए। इन धमाकों में 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा मौत झावेरी बाजार में हुई। इस बम ब्लास्ट ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। याकूब मेनन पकड़ा गया और उसे सन 2015 में फांसी भी दे दी गई। ये सब देखते हुए दाऊद और टाइगर मेमन दुबई और पाकिस्तान भाग गए। बाकी आरोपी या तो मारे गए या विदेश भाग गए। इस हमले ने मुंबई और भारत को हिला कर रख दिया। डी ग्रुप की इमेज अंडरवर्ल्ड से आतंकवाद तक जा पहुंची। इसके साथ भारत सरकार ने दाऊद को आतंकवादी घोषित कर दिया। दाऊद आज तक पाकिस्तान में छुपा हुआ है। दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर में है। इसकी पुष्टि सीक्रेट एजेंसी और कराची के कुछ आम लोग करते हैं। दाऊद के भांजे अली शाह पाकन ने ईडी को खुद बयान दिया था कि दाऊद कराची में ही है, लेकिन पाकिस्तान आज तक ये मानने को तैयार नहीं कि उसने एक ऐसे आतंकवादी को पनाह दे रखी है।